Assalamualaikum, ninth class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 22nd April 2020, we are going to discuss theorem number 3 of chapter 12. We will also discuss some definitions of chapter 12 in this lecture. सबसे पहले आज के थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। आज के थ्योरम की स्टेटमेंट है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर का हमें कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसा परपेंडिकुलर या ऐसी लाइन जो किसी जो है वो दूसरे लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रहा है और राइट की वजह से उसका मतलब है कि वो 90 का एंगल बना रहा है। पहले आप सिर्फ बेटे एक साइड या एक लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर देख रहे थे। आपको पता है ट्राइंगल की होती हैं टोटल 3 साइड्स, तो अब आपने तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर लेने हैं और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने ये साबित करना है कि वो कंकरेंट होते हैं। अब बेटे डिस्कस करते हैं कि कंकरेंट क्या है। कंकरेंट के लिए बेटे ये एक डायग्राम बनाई हुई है मैंने, इस पे फोकस करें ज़रा। यहाँ पे 3 लाइंस हैं जो कि एक पॉइंट से गुजर रही हैं। तो अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट से गुजरती हैं तो आप उसे कंकरेंट लाइंस कहते हो। 3 और मोर देन 3 लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस विच पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, जो कि सेम पॉइंट से गुजर रही हैं, आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। इन सारी लाइंस को एक दूसरे के लिहाज से कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। और वो पॉइंट जहाँ पे ये सारी लाइंस जो है वो एक पॉइंट से गुजरती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और फिर जो है वो उन लाइंस के नेम की बिना पर उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का भी नाम जो है वो चेंज होता जाता है। अगर ये लाइंस जो है वो वो उसकी होती हैं आल्टीट्यूड्स की, तो इसका नाम हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम हो जाता है ऑर्थो सेंटर। इसी तरह अगर वो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के तो उसका नाम सेंट्रॉइड हो जाता है। यानी इन लाइंस की नेचर की बिना पे या इन लाइंस के नेम की बिना पे यहाँ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का भी नेम चेंज हो जाता है, लेकिन जनरल नेम इनका जो है वो कंकरेंट लाइंस है और इसका नेम है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। बेटे अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी वो कॉमन पॉइंट जहाँ पे सारी लाइंस इकट्ठी होती हैं उसका नेम जो है वो हर एक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ये सर्कम सेंटर की डेफिनेशन है, इसको बेटे आपने लाजमी अच्छे तरीके से याद करना है। देखते हैं कि क्या है सर्कम सेंटर। आपको मैंने बताया कि हमारा आज का थ्योरम ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसके राइट बाइसेक्टर्स के हवाले से है। तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो फिर तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर आएंगे वो भी 3 होंगे। द पॉइंट, वो पॉइंट वेयर 3 राइट बाइसेक्टर्स, जहाँ पे 3 राइट बाइसेक्टर्स किसके? साइड्स के, ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के आर कंकरेंट यानी एक नुक्ते पर मिल जाते हैं, फिर उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की बजाय सर्कम सेंटर का नेम दे दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि सर्कम सेंटर वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल के मिलने से जो है वो बनता है या वजूद में आता है। तो आप इसकी जो है वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी डायग्राम वही है जो आपके थ्योरम नंबर 3 की डायग्राम है, तो इसके साथ जो है वो आप वो डायग्राम बना सकते हैं। बेटे ये तो आज के थ्योरम के ज़रिए से हम साबित करेंगे कि जब हम तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर लेते हैं ट्राइंगल में तो वो कंकरेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। लेकिन उससे पहले ये वाली जो स्लाइड है ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ट्राइंगल की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें बता रहे हैं कि उनकी जो सर्कम सेंटर है यानी उनमें जो राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करने से जो एक पॉइंट पे मिलते हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो पहले बेटे ट्राइंगल की टाइप्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ आपको। सबसे पहला है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है बेटे ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम होना चाहिए 180। तो वो ट्राइंगल जिसमें एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होता, सारे एंगल्स, कितने एंगल्स होते हैं टोटल ट्राइंगल में? 3। तो सारे एंगल जब 90 से छोटे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। अच्छा, तो एक्यूट ट्राइंगल के जब आप
साइड्स के राइट बाई सेक्टर लेते हो तो उसका सरकम सेंटर या उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहाँ पे बनता है, वो इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाके बनता है। नेक्स्ट बारी आ जाती है राइट ट्राइंगल की। तो राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 का हो सकता है। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ इट्स एंगल्स या मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। और जब राइट ट्राइंगल के आप जो है वो तीनों साइड्स के, ये देखें ये इस साइड का राइट बाई सेक्टर लिया हुआ है, उसके बाद ये वाला इस साइड का राइट बाई सेक्टर है और ये वाला इस साइड का राइट बाई सेक्टर है, ये तीनों के राइट बाई सेक्टर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली ऑपोजिट वाली साइड होती है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो राइट ट्राइंगल के जब आप राइट बाई सेक्टर्स लेते हो तो वो तीनों हाइपोटेनस पे मिलते हैं, यानी राइट ट्राइंगल का सरकम सेंटर उसके हाइपोटेनस पे बनता है। नेक्स्ट है बेटे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है और फिर बाकी टोटल 180 कंप्लीट करने होते हैं, तो बाकी दोनों एंगल्स उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है उसके जब आप साइड्स के राइट बाई सेक्टर लेते हो, ये देखें ये सबसे पहले इस साइड का राइट बाई सेक्टर लिया हुआ है, उसके बाद बेटे ये इस साइड का राइट बाई सेक्टर लिया हुआ है और ये वाला जो है इस साइड का राइट बाई सेक्टर लिया हुआ है। राइट बाई सेक्टर मिड पॉइंट से भी गुजरना और उसके साथ 90 का एंगल भी बनाना। तो इन तीनों के जब आपने तीनों साइड्स के राइट बाई सेक्टर लिए तो चूंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इसके जो राइट बाई सेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल के बाहर आउटसाइड कहीं पे जो है वो मिलते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिवाइज करवा देती हूँ इनको कि एक्यूट ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर का मतलब जहाँ पे राइट बाई सेक्टर्स मिलते हैं, तो एक्यूट ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर होता है, राइट ट्राइंगल का उसके हाइपोटेनस पे होता है, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एक 90 से बड़ा एंगल होता है उसके राइट बाई सेक्टर्स या उसका सरकम सेंटर ट्राइंगल से बाहर होता है। अब बेटे हम सारा जो है वो इसके हवाले से सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज का थ्योरम आपका जो है वो 212 पेज पे है, थ्योरम नंबर 3, वहाँ से आपने इसको याद करना है। मैं आपको जो है डायग्राम के साथ इस थ्योरम को पढ़ के बता देती हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, द राइट बाई सेक्टर्स के, हम आपने राइट बाई सेक्टर्स लेने हैं किसके, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल के, आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब भी बता चुकी हूँ बेटे, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट या एक ही नुक्ते से गुजरने के वाला। यानी इस थ्योरम में आपने ये साबित करना है कि एक ट्राइंगल है, जाहिर सी बात है उसकी 3 साइड्स होती हैं, आपने उनके राइट बाई सेक्टर्स लेने हैं और वो एक पॉइंट से गुजरेंगे। अच्छा बेटे जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो हम एक साथ तीनों साइड्स के राइट बाई सेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता, मैं इस साइड का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करती, इस साइड का और इस साइड का, तो तीनों साइड्स के जब राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करती वो मिल जाते ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट पे और ये बात यही साबित हो जाती। लेकिन बेटे ये थ्योरम है, इसमें आपने स्टेटमेंट्स दे के, रीजंस दे के ये बात साबित करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम किसी 2 साइड्स के राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो उन दोनों साइड्स का इफेक्ट आ रहा होगा। अल्टीमेटली हम स्टेटमेंट और रीजंस के जरिए ये साबित करेंगे अगर आप तीसरी साइड का भी राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया जाता तो उसका भी यही इफेक्ट आता या वो भी यही पॉइंट ओ से गुजरता, और फिर हम लास्ट पे कहेंगे कि ये प्रूव हो गया है कि राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखना होता है वो गिवन का है, एक ट्राइंगल ABC गिवन है। यहाँ पे बेटे मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये देखें 90 से थोड़ा सा जो है वो अंदर वाली साइड पे है, अगर बाहर वाली साइड पे होता तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाती। क्यों एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, क्योंकि इसके जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं वो ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो अंदर यहाँ पे जो है वो जहाँ पे मर्जी मिल सकते हैं, वो आपकी डायग्राम गलत नहीं होगी। लेकिन अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो एग्जैक्टली हाइपोटेनस पे मिलने चाहिए, और अगर आपसे उसके हाइपोटेनस पे नहीं वो उसका सरकम सेंटर बन पाता तो डायग्राम देखते ही आपकी जो है वो गलत हो जाएगी। इसलिए आपने इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल को ही ड्रॉ करना है। आपने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की, उसका नाम दे लिया बेटे ABC, इसी को गिवन में लिख दिया। नेक्स्ट है टू प्रूव, हमने साबित करना है कि जो साइड AB है
ये एक साइड है ए बी, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन आएगा। ये दूसरी है बेटे हमारे पास बी सी, इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन आएगा। और ये तीसरी है हमारे पास ए सी, इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन आएगा। तो टू प्रूव आपने कैसे लिखना है, टू प्रूव वही है जो आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपने साइड्स की बजाय उन साइड्स के नेम मेंशन कर देने हैं साइड वर्ड की बजाय। द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये पहली साइड, लाइन सेगमेंट बी सी ये वाली दूसरी साइड, एंड लाइन सेगमेंट सी ए या ए सी दोनों लिख सकते हैं आप, आर कंकरेंट यानी वो सेम पॉइंट से गुजरते हैं। कंस्ट्रक्शन आपके पास वही है जिस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ की है। ट्राइंगल हमारे पास ड्रॉ हुई थी, उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। बेटे मैंने आपको बताया तीनों के आपने राइट बाई सेक्टर नहीं ड्रॉ करने, किसी दो के करने हैं। ये ए बी है आपके पास और ये बी सी है, आपने राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है और मिड पॉइंट से 90 का एंगल बना देना है। ये ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपने बी सी पे आ जाना है, इसका मिड पॉइंट लेना है और इसके मिड पॉइंट से जो है वो आपने 90 का एंगल बना देना है। तो ये आपके पास दोनों साइड्स के राइट बाई सेक्टर आए, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। नेक्स्ट बेटे हमने जो है वो जब इन दोनों के राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किए तो ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिले, पॉइंट ओ पे। ड्रॉ द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ पे मिले। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ओ को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर देना है। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने या जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट होता है। ये लाइन सेगमेंट ए सी है और ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये इनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। और जब ज़्यादा हो जाते हैं यानी ये वाला कोना, ये वाला और ये वाला, तो फिर इनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो पॉइंट ओ को आपने तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करना है और इसको स्टेटमेंट में यहाँ कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखना है, ज्वाइन ओ, कि आपने ओ को ज्वाइन किया है किस किस से, ए बी एंड सी से। तो यहाँ तक आपके थ्योरम के 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं, एक डायग्राम का, एक गिवन का, टू प्रूव का और कंस्ट्रक्शन का। अब हम इसको स्टेटमेंट और रीजंस के ज़रिए से प्रूव करेंगे। डायग्राम मैंने बेटे यहाँ दोबारा ड्रॉ की हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट और रीजंस में यूज़ करना है। आपको पता है आपने डायग्राम थ्योरम के स्टार्ट पे एक दफ़ा ड्रॉ करनी है, उसको दोबारा ड्रॉ नहीं करना। अब देखते हैं हम कि हम इसको कैसे साबित करेंगे। सबसे पहले चूँकि ये साइड्स की बात हो रही थी बेटे, तो ये सबसे पहली साइड है आपके पास ये वाली ए बी। राइट बाई सेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है ना, ये आपने इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया था। राइट बाई सेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो दोनों तरफ से एक जितने फासले पे होता है। तो ओ का जितना डिस्टेंस ए से है, ओ का उतना ही डिस्टेंस बी से है। ओ ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट ओ बी, इसके सामने पॉइंट 1 लिखा है क्योंकि नेक्स्ट हमने बताना है कि हमने पॉइंट 1 के लिहाज से ये बात की है। इसकी रीज़न क्या दे रहे हैं आप कि ईच पॉइंट, कोई भी एक नुक्ता ऑन द राइट बाई सेक्टर, जो राइट बाई सेक्टर पे होता है किसके, ऑफ आ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इज़ इक्वी डिस्टेंट, वो एक जितने फासले पे होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, वो इसके एंड पॉइंट से। चूँकि ओ इस ए लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाई सेक्टर के ऊपर था, इसलिए ओ का जितना डिस्टेंस ए से होगा, ओ का उतना ही डिस्टेंस बी से होगा। सेम यही पॉइंट अप्लाई करेंगे हम जो है वो यहाँ पे इस वाली साइड पे। ओ का जितना डिस्टेंस बी से होगा, ओ का उतना ही डिस्टेंस सी से होगा। तो ओ बी कॉन्ग्रेंट आ जाएगा ओ सी के। इसकी रीज़न आप ये लिखोगे एज इन 1, यानी जो आपने 1 की रीज़न दी है वही इसकी होगी। अच्छा बेटे, ये जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी हुई है, लाइन सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट ओ बी के, ये तो ज़ाहिर सी बात है एक लाइन पे पूरा आ जाएगा। इसकी रीज़न इसके सामने जो है हो सकता है 3 लाइन्स पे पूरी है या 4 पे, तो तब तक आपने इसके सामने और कुछ नहीं लिखना। इसी को जो है वो आपने 3 या 4 लाइंस पे कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है वो फिर इस रीज़न जहाँ पे ख़त्म होगी उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है। यानी पहली स्टेटमेंट के सामने आपकी पहली ही रीज़न आनी चाहिए, इस रीज़न के साथ दूसरी स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी। अच्छा, अब ये देखें कि ये ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ बी के और इसके बाद ओ सी भी ओ बी के कॉन्ग्रेंट है। जब बेटे ये दोनों ही ओ बी के कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ओ ए कॉन्ग्रेंट होगा ओ सी के। ये बात हमने यहाँ से डायग्राम से नहीं देखी बल्कि अपने इन दोनों पॉइंट्स की मदद से जो है वो डिडक्ट की है। तो इसको हम नाम देंगे
फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि हमने पॉइंट 1 और 2 की मदद से ये जो है वो देखा है कि ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ सी के। अब ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। बेटे मैंने आपको बताया था कि हम तीसरी साइड का राइट बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका भी यही इफेक्ट जाएगा, या हम स्टेटमेंट और रीजंस के ज़रिए से साबित करेंगे कि अगर पॉइंट ओ का यहाँ सी ए का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता तो वो भी पॉइंट ओ से ही गुजरता। देखें, अब ओ का जितना डिस्टेंस सी से है उतना ही डिस्टेंस जो है वो यहाँ ए से है। इसका मतलब है पॉइंट ओ भी इसके राइट बाइसेक्टर पे है। क्यों? क्योंकि ओ का एक जितना फासला है ए से और सी से। तो यहाँ तक जितना हमने साबित किया था उसकी मदद से हमने लिखा पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। उसकी रीज़न ये दी कि ओ का एक जितना फासला है ए एंड सी से। उसके बाद ये बात तो हमें पहले से पता है, बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, क्योंकि ये तो हम कंस्ट्रक्शन में खुद इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, ए बी का और बी सी का। तो जब हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने किया था। दो के राइट बाइसेक्टर्स का हमें पहले से पता था, तीसरे के राइट बाइसेक्टर का हमने यहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया। तो ये साबित हो गया है। लास्ट पे आपने वही वाली लाइन जो टू प्रूव वाली होती है, मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट में आपने दोबारा से मेंशन करनी है कि ये हम बात साबित कर चुके हैं। Hence the right bisector of three sides of triangle are concurrent at O। ये बात आपको कहाँ से पता चली? पॉइंट 4 एंड 5 से। फिफ्थ पॉइंट में दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर का जो है वो पता चला है हमें, और फोर्थ में जो हमने डिडक्ट किया था ऊपर वाले सारे पॉइंट्स की मदद से वो, तो तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर पॉइंट O पे कंकरेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट से गुजरते हैं। नेक्स्ट बेटे, आज का जो हमने लेक्चर जो है वो सारा देखा है उसके हवाले से एक एक्टिविटी है। आप लोग भी इसको लास्ट पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। द लाइन्स विच पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, वो लाइन्स जो एक ही पॉइंट से गुजरती हैं आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? कंकरेंट लाइन्स कहते हैं उन्हें। आपने ये वाली एक्टिविटी अपनी जो है वो नीट नोटबुक पे जब आपने थ्योरम थर्ड लिखना है तो उसके साथ इसको लिखिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, वो कहाँ पे कंकरेंट होते हैं? आर कंकरेंट एट हाइपोटेनस, इसमें आएगा हाइपोटेनस। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें सारे एंगल्स लेस देन होते हैं 90 से, और इसके राइट बाइसेक्टर किस पॉइंट पे बेटे कंकरेंट होते हैं? इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट पे। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन होता है 90 से। इसके राइट बाइसेक्टर किस पॉइंट पे कंकरेंट होते हैं बेटे? आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल से बाहर किसी पॉइंट पे। द पॉइंट वेयर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल मीट, जहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स मीट करते हैं ट्राइंगल। जनरली बात हो रही है अब किसी एक जो है वो स्पेसिफिक ट्राइंगल की साइड्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ आपने उस पॉइंट का नेम बताना है। तो बेटे उस पॉइंट का नेम होता है सर्कमसेंटर, जहाँ पे जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास होमवर्क है, तो आपने अपना ये जो थ्योरम आज मैंने आपको पढ़ाया तीसरा, इसको आपने याद करना है। उसके बाद अपनी नीट नोटबुक पे भी राइट करना है और रफ नोटबुक पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली बेटे इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। आपने बुक से देख के, बुक सामने रख के उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनानी है। मैंने आपसे कहा कि आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल डायग्राम बनानी है, ताकि आपके जो ये सर्कम सेंटर है या जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट पे आए। थ्योरम आपने जो है वो अपनी बुक के पेज नंबर 212 पे याद कर लेंगे डेफिनेशन, और जो आज वाले MCQs करवाए हैं उसको आप स्लाइड से याद कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के हवाले से बेटे आपकी कुछ क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप कह रहे थे इस थ्योरम के हवाले से कि हमने तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर को कंकरेंट साबित करना है, तो स्टार्ट पे हमने दो के जो है वो राइट बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किए हैं, तीसरे का साथ में क्यों नहीं किया? तो बेटे उसकी रीज़न यही है कि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है।
ये जो है अभी इसमें आपने थ्योरम के ज़रिए से यानी थ्योरेटिकली या स्टेटमेंट्स देके या रीजंस के थ्रू साबित करना है कि वाकई इसकी जो आपने दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर लिए हैं, जब आप तीसरी साइड का राइट बाइसेक्टर लेते हो तो उसका भी यही मतलब होता है। उसके बाद थ्योरम के अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था वर्टिसेस। तो वर्टिसेस बेटे कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पर दो लाइंस या दो रेज या फिर जहाँ पर जो है वो दो लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट होता है, यानी आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है और दूसरा किया हुआ है, उनका एंड पॉइंट एक है। यानी सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है उसको आप कॉमन एंड पॉइंट या वर्टेक्स का नाम देते हो, और जब ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने जो है वो पहले दोनों थ्योरम को भी अच्छे से तैयार किया होगा, और आज हमने तीसरा जो थ्योरम कंप्लीट किया है इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे रफ और नीट नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।